पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे सूरवीर योद्धा थे जिनके साहस और पराक्रम के किस्से भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। वे आकर्षक कदकाठी के सैन्य विद्याओं में निपुण योद्धा थे जिन्होंने अपने अद्भुत साहस से दुश्मनों को धूल चटाई थी। उनकी वीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है जब मोहम्मद गौरी द्वारा उन्हें बंधक बना लिया गया था और उनसे उनकी आंखों की रोशनी छीन ली थी, तब भी उन्होंने मोहम्मद गौरी के दरबार में उसे मार गिराया था। पृथ्वीराज चौहान के करीबी दोस्त एवं कवि चंद्रबरदाई ने अपनी काव्य रचना पृथ्वीराज चौहान रासों में यह भी उल्लेखित किया है कि पृथ्वीराज चौहान अश्व व हाथी नियंत्रण विद्या में भी निपुण थे। तो आज हम आपको इस वीडियो में पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में बताएंगे। भारतीय इतिहास के सबसे महान और साहसी योद्धा पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के क्षत्रिय शासक सोमेश्वर और कर्पूरा देवी के घर साल 1149 में जन्मे थे। ऐसा कहा जाता है कि वे उनके माता पिता की शादी के कई सालों बाद काफ़ी पूजा पाठ और मन्नत मांगने के बाद जन्मे थे। उनके जन्म के समय से ही उनकी मृत्यु को लेकर राजा सोमेश्वर के राज में साजिश रचे जाने लगी थी, लेकिन उन्होंने अपनी दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम साबित किया और वे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चले गए। राजघराने में पैदा होने की वजह से शुरू से ही पृथ्वीराज चौहान का पालन पोषण काफ़ी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण अर्थात वैभवपूर्ण वातावरण में हुआ था। उन्होंने सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की थी, जबकि युद्ध और शस्त्र विद्या की शिक्षा उन्होंने अपने गुरु श्री राम जी से प्राप्त की थी। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बेहद साहसी, वीर, बहादुर, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थे। शुरुआत से ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण चलाने की अद्भुत कला सीख ली थी, जिसमें वे बिना देखे आवाज के आधार पर बाण चला सकते थे। वहीं एक बार उन्होंने बिना हथियार के ही उन्होंने एक शेर को मार डाला था। पृथ्वीराज चौहान को एक बहादुर योद्धा के रूप में जाना जाता था। बचपन में चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के सबसे अच्छे दोस्त थे, जो उनके एक भाई की तरह ख्याल रखते थे। आपको बता दें कि चंद्रबरदाई तोमर वंश के शासक अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे, जिन्होंने बाद में पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया था, जो दिल्ली के वर्तमान में भी पुराने किले के नाम से मशहूर है। पृथ्वीराज चौहान जब महज 11 साल के थे तभी उनके पिता सोमेश्वर की एक युद्ध में मौत हो गई थी, जिसके बाद वे अजमेर के उत्तराधिकारी बने और एक आदर्श शासक की तरह अपनी प्रजा की सभी उम्मीदों पर खरे उतरे। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर भी अपना सिक्का चलाया। दरअसल उनकी मां कर्पूरा देवी अपने पिता अनंगपाल की इकलौती बेटी थी, इसलिए उनके पिता ने अपने दामाद और अजमेर के शासक सोमेश्वर चौहान से पृथ्वीराज चौहान की प्रतिभा को भांपते हुए अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की थी, जिसके तहत साल 1166 में उनके नाना अनंगपाल की मौत के बाद पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे और कुशलतापूर्वक उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली। एक आदर्श शासक के तौर पर उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूती देने का कार्य किए और इसके विस्तार करने के लिए कई अभियान चलाए और एक वीर योद्धा एवं लोकप्रिय शासक के तौर पर पहचाने जाने लगे। पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता की प्रेम की कहानी की आज भी मिसाल दी जाती है और उनकी प्रेम कहानी पर कई टीवी सीरियल और फिल्में भी बन चुकी हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बिना मिले एक दूसरे की तस्वीर को देखकर मोहित हो जाते थे और आपस में अटूट प्रेम करते थे। पृथ्वीराज चौहान के अद्भुत साहस और वीरता के किस्से हर तरफ थे। जब राजा जयचंद की बेटी संयोगिता ने उनकी बहादुरी और आकर्षण के किस्से सुने तो उनके हृदय में पृथ्वीराज चौहान के लिए प्रेम भावना उत्पन्न हो गई और वे चोरी छिपे गुप्त रूप से पृथ्वीराज चौहान को पत्र भेजने लगी। पृथ्वीराज चौहान भी राजकुमारी संयोगिता की खूबसूरत से बेहद प्रभावित थे और वे भी राजकुमारी की तस्वीर देखते ही उनसे प्यार कर बैठे थे। जब रानी संयोगिता के बारे में उनके पिता राजा जयचंद को पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर करने का फैसला लिया। इस दौरान राजा जयचंद ने समस्त भारत पर अपना शासन चलाने की इच्छा के चलते अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया था। इस यज्ञ के बाद ही रानी संयोगिता का स्वयंवर होना था। वहीं पृथ्वीराज चौहान नहीं चाहते थे कि क्रूर और घमंडी राजा जयचंद का भारत में प्रभुत्व हो, इसलिए उन्होंने राजा जयचंद का विरोध भी किया था, जिससे राजा जयचंद के मन में पृथ्वीराज चौहान के प्रति घृणा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए देश के कई छोटे बड़े महान योद्धाओं को न्योता दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए उन्हें न्योता नहीं भेजा और द्वारपालों के स्थान पर पृथ्वीराज चौहान की तस्वीरें लगा दी थी।
पृथ्वीराज चौहान जयचंद की चालाकी को समझ गए थे और उन्होंने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। आपको बता दें कि उस समय हिंदू धर्म में लड़कियों को अपना मनपसंद वर चुनने का अधिकार था। वहीं अपने स्वयंवर में जिस भी व्यक्ति के गले में माला डालती थी वो उसकी रानी बन जाती थी। स्वयंवर के दिन जब कई बड़े बड़े राजा अपने सौंदर्य के लिए पहचाने जाने वाली राजकुमारी संयोगिता से विवाह करने के लिए शामिल हुए, वहीं स्वयंवर में जब संयोगिता अपने हाथों में वरमाला लेकर एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी और उनकी नजर द्वार पर स्थित पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर पड़ी, तब उन्होंने द्वारपाल बने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर हार डाल दिया, जिसे देखकर स्वयंवर में आए सभी राजा खुद को अपमानित महसूस करने लगे। पृथ्वीराज चौहान अपनी गुप्त योजना के मुताबिक द्वारपाल की प्रतिमा के पीछे खड़े थे और तभी उन्होंने राजा जयचंद के सामने रानी संयोगिता को उठाया और सभी राजाओं को युद्ध के लिए ललकार कर वे अपनी राजधानी दिल्ली लौट गए। इसके बाद राजा जयचंद गुस्से से आग बबूला हो गया और इसका बदला लेने के लिए उसकी सेना ने पृथ्वीराज चौहान का पीछा किया, लेकिन उनकी सेना महान पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान को पकड़ने में असमर्थ रहे। जयचंद के सैनिक पृथ्वीराज चौहान का बाल भी बांका नहीं कर सके। हालांकि इसके बाद राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच साल 1189 और 1190 में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और दोनों सेनाओं को भारी नुकसान हुआ। दूरदर्शी शासक पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत बड़ी थी, जिसमें करीब 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। उनकी विशाल सेना में घोड़ों की सेना का भी खासा महत्व था। पृथ्वीराज चौहान जी की सेना काफी मजबूत थी एवं अच्छी तरह से संगठित थी। पृथ्वीराज चौहान ने अपने इस विशाल सेना की वजह से न सिर्फ कई युद्ध जीते बल्कि वे अपने राज्य का विस्तार करने में भी कामयाब रहे। वहीं पृथ्वीराज चौहान जैसे जैसे युद्ध जीते गए वैसे वैसे वे अपनी सेना को भी बढ़ाते गए। इतिहास के इस महान योद्धा के पास नारायण युद्ध में सिर्फ 2 लाख घुड़सवार सैनिक, 500 हाथी और बहुत से सैनिक शामिल थे। परमवीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का पहला युद्ध। चौहान वंश के सबसे बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासनकाल में अपने राज्य को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया था। उन्होंने अपने राज्य में अपनी कुशल नीतियों के चलते अपने राज्य के विस्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पृथ्वीराज चौहान पंजाब में भी अपना सिक्का जमाना चाहते थे, लेकिन उस दौरान पंजाब में मोहम्मद साहबुद्दीन गौरी का शासन था। पृथ्वीराज चौहान की पंजाब पर राज करने की इच्छा मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध करके ही पूरी हो सकती थी, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी विशाल सेना के साथ मोहम्मद गौरी पर आक्रमण कर दिया। इस हमले के बाद पृथ्वीराज चौहान ने सरहिंद, सरस्वती और हांसी पर अपना राज स्थापित कर लिया। लेकिन इसी बीच अनिलवाड़ा में जब मोहम्मद गौरी की सेना ने हमला किया तो पृथ्वीराज चौहान का सैन्य बल कमजोर पड़ गया, जिसके चलते पृथ्वीराज चौहान को सरहिंद के किले से अपना अधिकार खोना पड़ा। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने अकेले ही मोहम्मद गौरी का वीरता के साथ मुकाबला किया, जिसके चलते मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हो गया। जिसके बाद मोहम्मद गौरी को इस युद्ध को छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि इस युद्ध का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। यह युद्ध सरहिंद किले के पास तराइन नाम जगह पर हुआ था, इसलिए इसे तराइन का युद्ध भी कहते हैं। वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया था, लेकिन हर बार उन्होंने उसे जीवित ही छोड़ दिया था। पृथ्वीराज चौहान से इतनी बार हार जाने के बाद मोहम्मद गौरी मन ही मन प्रतिशोध से भर गया था। जब संयोगिता के पिता और पृथ्वीराज चौहान के सख्त दुश्मन राजा जयचंद को इस बात की भनक लगी तो उसने मोहम्मद गौरी से अपना हाथ मिला लिया और दोनों ने पृथ्वीराज चौहान को जान से मारने के लिए षड्यंत्र रचा। इसके बाद दोनों ने मिलकर साल 1192 में अपने मजबूत सैन्य बल के साथ पृथ्वीराज चौहान पर फिर से तराइन के मैदान पर आक्रमण कर दिया। जब इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए थे तब उन्होंने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी, लेकिन राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान द्वारा किए गए अपमान को लेकर कोई भी राजपूत शासक उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस मौके का फायदा उठाते हुए राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का भरोसा जीतने के लिए अपना सैन्य बल पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। वहीं उदार स्वभाव के पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद की इस चाल को समझ नहीं पाए और इस तरह जयचंद की धोखेबाज सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान की सैनिकों का संहार कर दिया। और इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रबरदाई को अपने जाल में फंसाकर उन्हें बंधक बना लिया गया और उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गए। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली, पंजाब, अजमेर और कन्नौज में शासन किया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई भी राजपूत शासन भारत में अपना राज जमाकर अपनी बहादुरी साबित नहीं कर सके। मोहम्मद गौरी ने जब जला दी पृथ्वीराज चौहान की आंखें। पृथ्वीराज चौहान से कई बार पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी अंदर ही अंदर प्रतिशोध से भर गया था। इसलिए बंधक बनाने के बाद पृथ्वीराज चौहान को उसने कई शारीरिक यातनाएं दी एवं पृथ्वीराज चौहान को मुस्लिम बनने के लिए भी प्रताड़ित किया गया।
काफी यातनाएं सहने के बाद भी वीर योद्धा की तरह पृथ्वीराज चौहान एक वीर पुरुष की तरह अडिग रहे और दुश्मन के दरबार में भी उनके माथे में किसी भी तरह का शिकन नहीं था। इसके साथ ही वे अमानवीय कृत्यों को अंजाम देने वाले मोहम्मद गौरी की आंखों में आंखें डालकर पूरे आत्मविश्वास के साथ देखते रहे। जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने उन्हें अपनी आंखें नीचे करने का भी आदेश दिया, लेकिन इस राजपूत योद्धा पर तनिक भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा, जिसको देखकर मोहम्मद गौरी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया था और उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें गर्म सलाखों से जला देने का आदेश दिया। यही नहीं, आंखें जला देने के बाद भी क्रूर शासक मोहम्मद गौरी ने उन पर कई जुल्म ढाता गया और अंत में पृथ्वीराज चौहान को जान से मारने का फैसला किया। इससे पहले मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान को मार देने की साजिश कामयाब होती, पृथ्वीराज चौहान के बेहद करीबी मित्र और राजकवि चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान की शब्दभेदी बाण चलाने की खूबी बताई। जिसके बाद गौरी हंसने लगा कि एक अंधा बाण कैसे चला सकता है। लेकिन बाद में गौरी ने अपने दरबार में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए राजी हो गया। इस प्रतियोगिता में शब्दभेदी बाण चलाने में उस्ताद पृथ्वीराज चौहान ने अपने मित्र चंद्रबरदाई के दोहों के माध्यम से अपनी यह अद्भुत कला प्रदर्शित की और भरी सभा में पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई के दोहे की सहायता से मोहम्मद गौरी की दूरी और दिशा को समझते हुए गौरी के दरबार में ही उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र ने अपने दुश्मन के हाथों से मरने के बजाय एक दूसरे पर बाण चलाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। जब रानी संयोगिता को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने इसी वियोग में अपने प्राण दे दिए। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पृथ्वीराज चौहान। मात्र 12 साल की आयु में पृथ्वीराज चौहान ने बिना किसी हथियार के जंगल में शेर को मार गिराया था, जिससे उनके साहस, शारीरिक बल और बुद्धि कौशल्यता का परिचय मिलता है। इतिहास में पृथ्वीराज चौहान सबसे ज्यादा मशहूर हुए थे क्योंकि वो न केवल सूर राजपूत योद्धा थे बल्कि वह शब्दभेदी बाण कला के कुशल जानकार थे, जो केवल आवाज के आधार पर ही अचूकता से प्रतिस्पर्धी पे हमला करने में सक्षम थे। उनका वार इतना सटीक होता था कि उनके प्रतिस्पर्धी को क्षति पहुंचाए बगैर कभी खाली नहीं जाता था। इसलिए बिना देखे ही उन्होंने मोहम्मद गौरी को शब्द बाण कला द्वारा मौत के घाट उतारा था। कुल 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जीवन दान दिया था। इससे पृथ्वीराज चौहान ने अपनी उदारता और महानता का परिचय दिया था। मोहम्मद गौरी द्वारा 17वीं बार छल से हुए आक्रमण में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे, जिसके बाद उन्हें बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाया गया था। दृष्ट गौरी के शासन ने मृत्यु पश्चात पृथ्वीराज चौहान के शव को दाह संस्कार की अनुमति न देते हुए उनकी कब्र बना दी थी। बहुत सालों बाद भारत सरकार के प्रयासों से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत लाने का प्रस्ताव अफगानिस्तान सरकार के सामने रखा गया था, जिसके अनुसार आदरपूर्वक पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत लाया गया था तथा हिंदू पद्धति के अनुसार उनका दाह संस्कार पूरा किया गया। पंकज सिंह पुडीर यानी कि शेर सिंह राणा ने कंधार से पृथ्वीराज चौहान के कब्र की मिट्टी को साल 2005 में अफगानिस्तान से भारत में लाया था। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने मिलकर पिथौरागढ़ का निर्माण किया था, जिसे दिल्ली में पुराने किले के नाम से जाना जाता है। चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज चौहान के जीवन के ऊपर कविता लिखी गई है, जिसका नाम पृथ्वीराज रासो है। इसमें चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के जीवन के अहम बातों को कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। तो गाइस, यह पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा तो कमेंट में पृथ्वीराज चौहान सदा अमर रहे जरूर लिखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।